तो आप ये भी समझिए, चीन के साथ सीमा विवाद के करीब 2 महीने बाद भारत ने ऐतिहासिक कदम उठाया है। चाइनीज ऐप पर प्रतिबंध के फैसले से भारत ने 5 बड़े संदेश दिए, ये भी आप समझिए। पहला संदेश ये है कि दुनिया भर के देश चाइनीज ऐप के खिलाफ हैं, सावधान हो जाइए, यानी चाइनीज ऐप को आदत मत बनाइए। चाइनीज ऐप का नशा अफीम की तरह खतरनाक होता है, क्योंकि चाइनीज ऐप पर अगर आप निर्भर हो गए तो फिर आपको चीन से कोई नहीं बचा सकता। चाइनीज ऐप पर ये आरोप लगते हैं कि इन ऐप्स के जरिए जुटाई गई जानकारी का इस्तेमाल चीन की कम्युनिस्ट पार्टी करती है। दूसरा संदेश क्या है? वो ये है कि अब ये समय आ गया है कि दुनिया भर की सरकारें अपने यहाँ पर चाइनीज ऐप की जांच करवाएं कि कहीं ऐसे ऐप्स के जरिए उस देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ तो नहीं हो रहा। साथ ही तीसरा संदेश ये है कि अगर भारत चाइनीज ऐप के बिना रह सकता है तो फिर अमेरिका या यूरोप के देश क्यों ऐसा नहीं कर सकते, या वो क्यों नहीं रह सकते। चौथा संदेश ये है कि इस फैसले से देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मदद मिलेगी, क्योंकि अगर देश में टिकटॉक जैसे ऐप नहीं होंगे तो कोई भारतीय इस तरह के ऐप के बारे में सोचेगा, और आगे हो सकता है कि टिकटॉक जैसे ऐप खुद भारत में ही हो। पांचवा संदेश ये है कि भारत ने चीन को सख्त संदेश दे दिया कि अगर वो देश के खिलाफ कोई कदम उठाएगा तो उसे सैन्य मोर्चे के साथ साथ आर्थिक मोर्चे पर भी करारा जवाब मिलेगा। और मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, 3 सहयोगी मेरे साथ हैं। रविंद्र, सबसे पहले मैं आपके पास आ रही हूं। ये जो एयर डिजिटल स्ट्राइक की गई है ना चीन पर हमारी तरफ से, कितना बड़ा कदम है? देखिए पयोधी, मैं बता दूं कि कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की थी। उसमें कई मंत्रियों से सुझाव मांगे गए थे, जो हमें जानकारी मिल रही है सूत्रों से। उसमें एक मंत्री ने बहुत बढ़िया सुझाव दिया था। उसने कहा था कि हमारे पास इंडिया में पिछले 6 साल में अगर देखा जाए तो लगभग 150 से ज़्यादा मोबाइल कंपनियां यहाँ पर फैक्ट्रियां लगा चुकी है, अपना काम कर रही है, लेकिन इतने मोबाइल है, उसके सॉफ्टवेयर या उसका जो सामान है वो अभी भी चीन से आता है। तो इस तरह की बातें हो रही थी। आप समझिए इतनी माइन्यूटली सरकार इस पर मॉनिटर कर रही थी कि चीन के साथ कम से कम जो डिजिटल जो रिलेशन है वो कैसे खत्म हो। और कल जिस तरह से 59 मोबाइल ऐप पर बैन लगाया गया, ब्लॉक किया गया है, ये उसी दिशा में एक बड़ा कदम है। और कहीं ना कहीं जो हमें जानकारी मिल रही है, भारत सरकार की कोशिश है कि आत्मनिर्भर ऐप सिस्टम जो हमारा इकोसिस्टम है भारत में, उसको डेवलप किया जाए, इंडियन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को डेवलप किया जाए। और आज जब 4 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे तो हो सकता है इसके बारे में बड़ा संदेश देशवासियों के सामने वो खुद ही सामने दे। और ये भी जानकारी मिल रही है कि काफ़ी दिनों से एनआईसी जो है गवर्नमेंट का, जो इस ऐप बनाने का या फिर जो डिजिटल वगैरह देखता है प्लेटफॉर्म को, वो इस दिशा में काफ़ी सक्रिय था, काफ़ी दिनों से इस पर काम कर रहा था। चाहे वो व्हाट्सएप के एक सब्स्टिट्यूट लाना हो या फिर दूसरे फेसबुक का सब्स्टिट्यूट लाना हो या दूसरे और भी जो ऐप हैं। तो कहीं ना कहीं भारत सरकार की अपनी कोशिश है कि आत्मनिर्भर ऐप इकोसिस्टम को डेवलप किया जाए, इंडियन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को डेवलप किया जाए और चीन से कम हर तरह से डिजिटल जो रिलेशन है वो खत्म किया जाए। ये केवल ऐप बैन करने से नहीं होगा, बल्कि जो मोबाइल यहाँ पर जो फैक्ट्रियां लगी हुई है उसका जो सामान चीन से आता है उसको भी कम किया जाए या उसको कम से कम खत्म किया जाए। इस दिशा में भी काफी सक्रिय रूप से प्रयास किया जा रहा है। तो जाहिर तौर पर ये डिजिटल एक तरह से स्ट्राइक है। हमने देखा सीमा पर घेराबंदी चीन की हमने पूरी तरह से कर ली है, और अब आर्थिक मोर्चे पर हम घेराबंदी कर रहे हैं। मतलब जिस रणनीति पर हम काम कर रहे थे कि चीन को अलग थलग कर देंगे, वो होता दिख रहा है। पयोधी, एक बहुत बड़ी चीज है कि आर्थिक मोर्चे पर किस तरह से आप अगर किसी भी देश को घेरते हैं तो उसका असर बहुत ज्यादा पड़ता है। दरअसल युद्ध हमेशा आर्थिक या राजनीतिक वजहों से ही होते हैं। अभी भी जो चीन की महत्वाकांक्षा है वो पूरी दुनिया में व्यापार की है। चाहे चीन जिस तरह से भारत के चारों तरफ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स लगा रहा था, ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान में बनाया, हम्बनटोटा श्रीलंका में बनाया, या जिस तरह से वो म्यांमार में और इंडोनेशिया में आगे बढ़ रहा था, उन सारी चीजों के पीछे सिर्फ व्यापार था। और अगर उसके व्यापार पर ही चोट पहुंचाई जाती है तो ये एक बहुत बड़ी स्ट्राइक होगी। सीमा पर तो जो चल रहा है, आमने सामने की लड़ाई हो रही है, वो अलग है, लेकिन व्यापार को लेकर पूरी दुनिया में हमेशा जब भी व्यापारिक हितों पर नुकसान पहुंचते हैं तो किसी भी देश के ऊपर सबसे ज्यादा दबाव होता है। और अगर आप इतिहास देखें तो इस तरह की लगातार मिसालें मिलती हैं कि जब किसी देश के व्यापार पर चोट पहुंचती है तो उसको सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। भारत में तो इसका सबसे समृद्ध उदाहरण है कि जब महात्मा गांधी ने आंदोलन शुरू किया था स्वदेशी के प्रचार का, तो उसका असर ब्रिटिश साम्राज्य पर सबसे ज्यादा पड़ा था। एक चुटकी नमक का असर जितना पड़ा था
ब्रिटिश साम्राज्य के ऊपर, उतना तो शायद सबसे बड़े बॉम्ब के ब्लास्ट से भी नहीं और बढ़ इसको सकता। ऐसे भी समझे ना कृष्ण मोहन की, ये देखिए ये इच्छा शक्ति है, ये दृढ़ता है, ये हर एक भारतीय की है। और भारत की तो ये खासियत कही गई है कि अगर कोई एक बार किसी बात को ठान लिया तो फिर वो कर ही रहते हैं। विशाल, आप लद्दाख में कई दिनों से मौजूद हैं, जब से ये झड़प हुई, जब से ये मसला चल रहा है। लद्दाख के लोगों से आप बात कर रहे थे तो उन्होंने बताया किस तरह से उन्होंने शुरुआत कर दी है। वो ये चाहते हैं कि उनके साथ पूरा देश जुड़े, और वो होता दिख रहा है। बिल्कुल पयोधी, क्योंकि देखिए चीन को सबक सिखाने के लिए सिर्फ सेना ही नहीं, देश की जनता को भी आगे आना होगा, और देश की जनता उसमें भागीदारी अपना बढ़ा रही है धीरे धीरे। और जिस तरह से सरकार ने डिजिटल स्ट्राइक किया है चीन पर, उससे चीन की अर्थव्यवस्था पर असर जरूर पड़ेगा, क्योंकि न सिर्फ इससे चीन को आर्थिक तौर पर फायदा होता था, बल्कि ये जो एप्लीकेशंस थे इनके माध्यम से चीन जासूसी भी करता था। इस तरह के आरोप कई बार लगे हैं। और आमतौर पर जब हम चीनी ऐप्स अपने मोबाइल में डाउनलोड करते हैं तो कई सारे एक्सेस वो ऑलरेडी मांग लेता है, और कई नहीं मांगता है। उसके बावजूद भी आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट, आपकी फोटोज, आपके मैसेजेस, ये तमाम ऐसी चीजें होती हैं जो सीधे चीनी सर्वर में पहुंच जाती हैं, जिसका दुरुपयोग चीन कर सकता है। तो भारत सरकार ने जो 59 मोबाइल ऐप्स को बैन करने का फैसला किया है, उससे एक तरफ जहां चीन की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा, दूसरी तरफ जो राष्ट्रीय सुरक्षा है उसका भी ख्याल इसमें रखा गया। और तीसरी सबसे बड़ी बात, वोकल फॉर लोकल के लिए धीरे धीरे माहौल बनता जा रहा है। और जो लद्दाख के लोग हैं उन्होंने शुरुआत भी कर दी है। वो ये कह रहे हैं, भले पिछले साल धारा 370 के चलते उनका बाजार नहीं चला, इस बार कोरोना के चलते नहीं चला, वो नुकसान सह लेंगे, तो हम बार-बार लेकिन वो स्वदेशी इसलिए हम बार-बार ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोगों के जरिए भी लोगों तक कि आखिर इस पर बैन के बाद भारत को इससे क्या फायदा होगा और चीन को इससे नुकसान क्या होगा, ये भी डिटेल में आप तक हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप सब बने रहिए हमारे साथ। एक बड़ी खबर, ब्रेक पे मैं जाऊं उससे पहले आपको एक बड़ी खबर मैं बता दूं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में एक बड़ी कामयाबी फिर से हासिल हुई है। अनंतनाग में आज 2 आतंकी मारे गए, यानी 2 आतंकियों को जहन्नुम का रास्ता दिखा दिया है हमारी सेना ने। दोनों आतंकियों ने सीआरपीएफ के जवान और 5 साल के बच्चे की हत्या की थी, और इसी के बाद ये बदला उनसे लिया गया, आप इसे ऐसे समझिए। और 3 और आतंकी उस लिस्ट में शामिल हो गए जिन्हें जहन्नुम सेना पहुंचा रही है। अनंतनाग में कल भी आपको हम बता दें आतंकियों का खात्मा वहां पर हुआ था, और खुफिया एजेंसियों की तरफ से ये इनपुट्स थे कि इस पूरे इलाके में आतंकी छिपे हुए हैं, जिसके बाद तुरंत सर्च ऑपरेशन चलाया गया। संयुक्त ऑपरेशन ही चलाया जा रहा है, जिसमें सेना है, सीआरपीएफ है और जम्मू कश्मीर पुलिस है। लगातार सफलता मिलती हुई और उस तरफ हम आगे बढ़ते हुए कि अब घाटी आतंकी मुक्त होने जा रही है। आपने त्राल का उदाहरण देखा, और ऐसे ही देखते ही देखते आप देखिए कि कमांडर्स का पहले खात्मा किया गया और फिर उनकी कमर तोड़कर कैसे जो बाकी के आतंकी घुसपैठ के जरिए पहुंचे हैं घाटी में, उनका सफाया हो रहा है। यहाँ एक ब्रेक लेना है, छोटा सा ब्रेक के बाद इस एनकाउंटर से जुड़ी हर एक अपडेट आपको बताएंगे, और चीन पर प्रहार को लेकर आगे की क्या रणनीति है इस पर भी बात होगी। फौरन लौटेंगे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.